हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 3 जिसका नाम मशीन वो स्टार्ट कर लिया था और साथ ही साथ हमने उसका जो पहला टॉपिक है वो भी डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो अगला टॉपिक है दैट इज टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू मशीन उसको डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला टेक्निकल टर्म जो हमने स्टडी करना है उसका नाम है लोड। तो कहते हैं द रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन इज कॉल्ड द लोड। मतलब जिस चीज को बेसिकली हमने उठाना होता है उसको हम लोड कहते हैं। ऐसा इसलिए कि सपोज कर लो कि आपके पास मान लीजिए ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है। उसका जो मास m है उसकी वजह से वेट एक्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन जिसको हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे इसको उठाकर किसी पर्टिकुलर हाइट पे अगर लेकर जाना है तो ऑब्वियस है ना, मुझे इसके ऊपर कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जो फोर्स आप उस बॉडी पे लगाते हो उसको हम कहते हैं एफर्ट। उसको हम क्या कहेंगे? एफर्ट। ठीक है। और जिस चीज को आप उठा रहे हो उसको हम कहते हैं लोड। तो ये जो चीज आप देख रहे हो इसको हम क्या कहेंगे? लोड कहेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट टेक्निकल टर्म देखते हैं। फिर मैंने आपको ऑलरेडी एफर्ट के बारे में तो बता ही दिया है, एक बार हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड द एफर्ट। तो किसी लोड को उठाने के लिए जो आप फोर्स अप्लाई करते हो मशीन के ऊपर उसको बेसिकली एफर्ट कहा जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टेक्निकल टर्म देखते हैं। तो नेक्स्ट टेक्निकल टर्म जो हमने पढ़ना है इसका नाम है मैकेनिकल एडवांटेज। ना अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कहता है द रेशियो ऑफ द लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन। मतलब लोड अपॉन एफर्ट करके मुझे जो भी मिलेगा वो आपकी होगी मैकेनिकल एडवांटेज। नाम ही बता रहा है मैकेनिकल एडवांटेज कि मशीन आपको क्या एडवांटेज दे रहा है। अब इसमें ना हमें दो तीन बातें समझनी है। देखो सबसे पहली बात तो यही है कि ऊपर हमारे पास क्या है? लोड है और नीचे क्या है? एफर्ट। और दोनों की दोनों क्या होती हैं? फोर्स होती है। तो इसका भी न्यूटन होता है, इसका भी न्यूटन होता है, तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल एडवांटेज का कोई भी यूनिट नहीं होता। तो इट हैज नो यूनिट। तो ये सबसे पहली बात है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमने स्टडी करना है वो ये है कि इफ लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट। अगर लोड आपका एफर्ट से ज्यादा है तो क्या होगा? तो देखिए अगर इस फॉर्मूले में डालूं तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगी आपकी? दैट विल बी ग्रेटर देन 1। और इस चीज को कहा जाता है आपका फोर्स मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर। डू यू रिमेंबर हमने हाइड्रोलिक जैक का एग्जांपल दिया था। आपने देखा है कि हाइड्रोलिक जैक की हेल्प से मैं कम फोर्स लगाकर भी इतनी हैवी लोड्स को आसानी से उठा पाता हूं। तो उस टाइप की जो मशीन होती है उनकी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होती है जो बेसिकली आपके फोर्स को मल्टीप्लाई करती है। ठीक है। दूसरा इसमें आता है कि अगर लोड आपका लेस देन एफर्ट है तो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा? लेस देन 1। तो ऐसे सिनेरियो में उन मशीन को कहा जाता है स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोड की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू योर एफर्ट। ठीक है। तो ये था आपका स्पीड मल्टीप्लायर। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बेसिकली स्पीड मल्टीप्लायर क्या होता है, राइट। तीसरा, थर्ड वन, अगर लोड एफर्ट के बराबर है तो उसके मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है। अब ना तो ये फोर्स मल्टीप्लायर है ना तो ये स्पीड मल्टीप्लायर है। तो नॉर्मली मन में ये आता है कि ऐसे मशीन की हमें जरूरत ही क्या है जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसकी मदद से हम अप्लाई करते हैं एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन। सो वी अप्लाई effort in the convenient direction। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको याद है मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पुली का। तो जो पुली होती है उस केस में क्या था? उस केस में ये था कि एक साइड में आपके पास क्या होता है? लोड जिसको आपने लिफ्ट करना है, दूसरी जगह पे आप एफर्ट लगाते हो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आसानी से ये लोड जो है वो आपका लिफ्ट हो जाता है। इस पुली का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो इक्वल टू 1 है। तो इसका पुली का इस्तेमाल क्या हुआ? सिर्फ आपकी एफर्ट को लगाने के लिए इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो आई होप आपको ये टेक्निकल टर्म समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट टर्म बताता हूं। फिर हमारे पास आता है वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो क्या बोलता है? इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। कि मान लीजिए कि आपके पास ना एक प्लैंक है। सो सपोज करो बेटा ये आपके पास क्या है? प्लैंक है। और ये है आपका फलक्रम। ठीक है। और इसके एक साइड पे मतलब यहां पर आपके पास है लोड जिसको आपने लिफ्ट करना है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? लोड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक एक आपका मैं यहाँ पे
हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैं एफर्ट लगाता हूं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखिए मैं एफर्ट लगाऊंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन तभी तो ये लिफ्ट होके ऊपर जाएगा ना। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो ये वो डिस्टेंस है जो एफर्ट मूव करेगा, दिस इज डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। और लोड कितना मूव करेगा, यहां से सिर्फ यहां तक, दिस इज डिस्टेंस मूव बाय लोड। लेकिन जो टाइमिंग है दोनों की वो तो सेम होगी ना यहाँ पहुंचने की। तो देखिए मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी क्या होता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय टाइम। ये है वेलोसिटी रेशियो एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ से टाइम और टाइम आपका कैंसिल हो जाता है और आपके पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड। तो एक और डेफिनेशन बन जाती है, द रेशियो ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड, ठीक है। अब देखिए इसमें भी तीन केसेस हैं। नंबर वन, अगर डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट बड़ा है डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड के, तो उस केस में वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगी आपकी, ग्रेटर देन 1, और उसको कहा जाता है आपका फोर्स मल्टीप्लायर। क्या कहेंगे, फोर्स मल्टीप्लायर। क्लियर हो गया। नंबर टू, अगर डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट जो है वो लेस देन है डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड के, तो वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाती है, लेस देन 1, और इसको कहा जाता है आपका स्पीड मल्टीप्लायर। क्या कहेंगे, स्पीड मल्टीप्लायर। और तीसरा, अगर डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट बराबर है डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड के, तो फिर वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ऐसे मशीन का इस्तेमाल होता है टू अप्लाई एफर्ट इन अ कन्वीनियंट पीरियड डायरेक्शन, ठीक है। तो प्लीज याद रखना कि अगर वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है या मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो दोनों में फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो या वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 हो तो उसको स्पीड मल्टीप्लायर कहते हैं। और अगर ये दोनों बराबर हो, ठीक है, अगर वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1 हो, मैकेनिकल एडवांटेज भी इक्वल टू 1 हो, इन दोनों केस में उन मशीन का इस्तेमाल हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ एफर्ट अप्लाई करने के लिए टू द कन्वीनियंट डायरेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, इसके अलावा ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो देखिए इसका भी कोई यूनिट नहीं होता, तो इट हैज नो यूनिट। आई होप आपको वेलोसिटी रेशियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टेक्निकल टर्म। सो नेक्स्ट टेक्निकल टर्म हमारे पास है जिसको कहते हैं वर्क इनपुट। द वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट is called the work input, that is work input का मतलब हुआ work done on the machine। तो जब हम वर्क करते हैं ऑन द मशीन उस टाइम हम उस पर जो फोर्स लगाते हैं उसको कहते हैं एफर्ट, और एफर्ट जितना वो डिस्प्लेस करेगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट। तो देखिए अगर मुझे वर्क डन ऑन द मशीन निकालना है जिसको हम वर्क इनपुट कहते हैं, तो ये हो जाएगा एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास, मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि एक प्लैंक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, मेरे पास यहाँ पे मैंने एफर्ट लगाई, तो एफर्ट की वैल्यू मान लो है 10 न्यूटन मैंने लगा दी। उसके बाद क्या हुआ, प्लैंक सीधा हो गया आपका, राइट। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ ये है आपका डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट। तो मान लेते ये 2 मीटर है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आपका आ जाएगा वर्क इनपुट। क्लियर हो गया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट टेक्निकल टर्म। फिर हमारे पास आता है वर्क आउटपुट। द वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड इज कॉल्ड द वर्क आउटपुट। तो देखिए इसका मतलब दैट इज वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड। मतलब देखिए देखिए सीधी सी बात है, मशीन का काम क्या है, जो लोड है उसको मूव करवाना, राइट। तो लोड अपने आप में फोर्स हुई, तो मैंने आपको पहले बताया कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए मैंने अभी बताया था ना आपको कि मेरे पास मान लीजिए कि एक प्लैंक है और उसके बाद यहाँ पर क्या है, मेरे फलक्रम है, ये मेरे पास लोड है। तो लोड मान लेते हैं कि आपका है 100 न्यूटन का, ठीक है। और आप क्या करते हो, इस पे एफर्ट लगाते हो जिसकी वजह से लोड आपका यहाँ पर आ जाता है। क्लियर। तो कितना डिस्प्लेस हुआ यहाँ से यहाँ तक, मान लेते हैं 5 मीटर। तो बस अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मेरे पास वर्क आउटपुट आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्क आउटपुट क्या है।
तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट टेक्निकल टर्म। ऑलराइट, सो बेसिकली एफिशिएंसी आपको क्या बताती है? जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की तो उसका मतलब होता है कि मेरा मशीन कितना एफिशिएंट है आपकी इनपुट एनर्जी को यूज करके आउटपुट एनर्जी बनाने के लिए। मैं आपको ये बारे में समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक मशीन है, ठीक है। तो ये मान लीजिए मशीन है, आपने इस पर वर्क किया तो ये बन गया वर्क इनपुट। और मान लेते हैं कि आपने 10 जूल का इसमें वर्क किया, तो अगर ये आउटपुट भी 10 जूल का कर देता है तब मैं कहूंगा यार ये तो 100% एफिशिएंट है, उसने आपके सारी इनपुट को यूज करके आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऐसा कभी भी नहीं होता। जो इसके पार्ट्स होते हैं उसके अंदर की फ्रिक्शन, उनके पार्ट्स का जो वेट है, उसकी वजह से जो काफी एनर्जी है वो फ्रिक्शन की वजह से डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, इन सभी टर्म्स में डिसिपेट हो जाती है। तो अगर आपने 10 जूल का काम किया है और एज ए आउटपुट मान लीजिए कि उसने 7 जूल का काम किया है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 70%। मतलब आपके 10 जूल का 70% उसने कन्वर्ट करके एज ए आउटपुट आपको दे दिया है। तो इसको कहा जाता है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है दैट इज वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक है। अगर मुझे परसेंटेज में इस चीज को फाइंड करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे कि इस केस में मैंने क्या करूंगा, वर्क आउटपुट कितना है 7 जूल, वर्क इनपुट कितना है 10 जूल, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर परसेंटेज में आंसर निकालनी है। तो देखिए इससे कैंसिल हो गया तो आंसर आ जाएगा 70%, ठीक है। सो एफिशिएंसी को अगर मुझे फाइंड करना है तो वर्क आउटपुट को डिवाइड करना है वर्क इनपुट के साथ और आपका एफिशिएंसी फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताता हूं। कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड वेट ऑफ द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन of a given design has no effect on its velocity ratio but decreases both its mechanical advantage and efficiency। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको मतलब समझाता हूँ। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक फिक्स्ड पुली है, ठीक है। तो ये जो है ना ये फिक्स्ड पुली है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके विद रिस्पेक्ट टू ये आपका रोटेट करेगा, ठीक है जी। ओके, सो अब मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कि मेरे पास है एक लोड, लोड जिसको मुझे उठाना है। सो दिस इज माई लोड। तो जो रस्सी का दूसरा हिस्सा है वहां पे मैं क्या लगाऊंगा, अपनी एफर्ट लगाऊंगा ताकि उसको मूव करा सकूं, ठीक है। अगर तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रही और मान लेते हैं कि लोड मेरे पास है 100 न्यूटन का, तो आपको एग्जैक्टली 100 न्यूटन ही लगाना पड़ेगा इस लोड को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी मैकेनिकल एडवांटेज चेक करूं तो लोड अपॉन एफर्ट अगर मैं करूं, देखिए मैकेनिकल एडवांटेज अगर मैं चेक करूं तो लोड अपॉन एफर्ट जो है वो आ जाएगा 100 न्यूटन अपॉन 100 न्यूटन और आंसर 1 आ जाएगा। और अब हम बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की। देखिए अब ये क्या है, ये हमारा एफर्ट पॉइंट है ना, इनिशियली यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे एफर्ट लगाया, एफर्ट लगाकर मान लेते हैं उसको यहाँ से मैं यहाँ तक लेके आया, तो ये मान लेते कितना है, मान लो ये एक्स है। तो अब सवाल ये है कि एफर्ट तो एक्चुअली डिस्प्लेस हुआ एक्स, ठीक है, तो लोड कितना डिस्प्लेस हुआ, तो आंसर आएगा एक्स, ठीक है। तो जितना ये नीचे गया उतना ही ये ऊपर जाएगा। सो देयरफॉर अगर मैं वेलोसिटी रेशियो निकालता हूं तो आएगा डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो ये स्ट्रेट पाथ है तो इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बोल सकता हूं। तो यहाँ पे इस केस में क्या आ जाएगा एक्स, तो ये भी एक्स, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर। लेकिन मान लेते हैं कि इसमें अब क्या है, फ्रिक्शन है, क्या है इसमें, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन होने से क्या फर्क पड़ेगा, प्लीज थोड़ा ध्यान से अब देखना। पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की। फ्रिक्शन हो ना हो, एफर्ट जितना आप डिस्प्लेस करोगे लोड तो उतना ही डिस्प्लेस होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड इस केस में भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मैकेनिकल एडवांटेज की, तो फ्रिक्शन होने की वजह से आपको 100 न्यूटन से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस लोड ऑफ 100 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन होने की वजह से आपको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है 100 न्यूटन को ओवरकम करने के लिए। तो 100 न्यूटन तो लगाना ही लगाना है उसको लिफ्ट करने के लिए, प्लस इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि 110 न्यूटन आपको लगानी पड़ रही है, ठीक है। तो लोड क्या है आपका 100 एंड ये हो गया 110। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये क्या आएगा, ये आपका लेस देन 1 आता है। सो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैकेनिकल एडवांटेज आपकी लेस देन 1 आती है तो एफिशिएंसी भी ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी। ये क्यों होगा, ये जानने के लिए आपको रिलेशन देखना पड़ेगा मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो का। तो चलिए अब हम वही देखते हैं। सो अब हमने करना है रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी बहुत सिंपल है, अभी मैं 2 मिनट में कर दूंगा। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं वर्क इनपुट। अभी बताया आपको क्या था, वो था एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट। फिर हम निकालेंगे वर्क आउटपुट। आउटपुट क्या था, अभी बताया था लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड। तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख के उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो एफिशिएंसी क्या थी, वो थी आपकी वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। ठीक है, तो वर्क आउटपुट कितना हो गया, ये हमें दिया हुआ है, दैट इज लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड। एंड वर्क इनपुट क्या हो गया, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको थोड़ा अलग अलग करके लिख रहा हूँ। तो मैं लिख दिया लोड अपॉन एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं एक चीज और करने लगा हूँ, लोड अपॉन एफर्ट डिवाइडेड बाय, जानबूझ के डिवाइड लिख रहा हूँ, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, जिसको आप ये भी कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड। अब देखिए लोड अपॉन एफर्ट को क्या कहते थे, हम कहते थे मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड क्या कहते थे, वेलोसिटी रेशियो। तो देखिए आपकी जो एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला आ जाता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। परसेंटेज में अगर निकालना है तो इनटू 100 कर दीजिए। अब आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रिक्शन की वजह से अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 आता है और वेलोसिटी रेशियो में अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपकी एफिशिएंसी भी लेस देन 1 आएगी। आई होप आप ये जो रिलेशन है और ये जो बात थी फ्रिक्शन को लेके वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू मशीन, जिसके अंदर हमने लोड, एफर्ट, वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इन सबको हमने समझा है। ठीक है, उसके बाद हमने रिलेशन देखा मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी के बीच में, और साथ ही साथ ये देखा कि अगर मेरी फ्रिक्शन एक्ट करती है तो मेरी एफिशिएंसी क्यों लेस देन 1 होती है, क्यों मेरी वेलोसिटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता और मैकेनिकल एडवांटेज क्यों मेरी कम हो जाती है, मतलब लेस देन 1 हो जाती है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।